नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं और साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस टॉपिक से किस प्रकार से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको हम लेके चलते हैं और उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो दोस्तों 258 नंबर की क्लास रहेगी, दैट इज कॉल्ड शोक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और एग्जाम में बहुत सारे जो है वो इससे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको वन बाय वन करके हम लेंगे, ठीक है। और जितने भी हमारे पास में कन्फ्यूजन है उन सबको हम जो है वो दूर करेंगे। शौक शुरू करने से पहले जो है मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के जो हो मैसेज आए हैं, उन्होंने कहा है कि सर इस टीएनसी बुलेट सीरीज की वजह से हम सुबह 7 बजे उठ के नहा धो के बैठ जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी पूरी दिनचर्या ही जो है वो बदल गई है। जब से बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर हमने इसको 100 एपिसोड्स के बाद में देखा, किसी ने कहा कि मेरे को 150 एपिसोड के बाद में पता चला कि इस तरीके की क्लास भी जो है वो हमारे पास में टीएनसी के चैनल पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। कोई पैसा नहीं है, कोई उसमें क्वांटिटी से जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो क्लासेस चली आ रही है। अभी परसों एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर मैंने तो अभी जो है वो 150 क्लास के बाद में शुरू किया है, तो मैं बाकी वाली क्लासें कैसे कवर करूं। तो मैंने उसको यही बताया है कि आपको जो है वो कवर करने के लिए आपको सुबह शाम देखनी पड़ेगी, बाकी इसका कोई जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से मैं सुबह 7 बजे लेके आता हूँ, आपको शाम को भी जो है वो एक क्लास फिनिश करनी पड़ेगी। इधर से आप आगे वाली भी करते रहिए, पीछे से भी आप शुरू कर लीजिए, बहुत जल्दी जो है वो हम दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप जो है वो जल्दी उठ के क्लास देखते हो और जो मेरी मेहनत है वो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो एक टीचर के लिए और क्या ही चाहिए होता है कि वो क्लास जो है वो बच्चों के लिए काम आ रही है, पसंद आ रही है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं और इस क्लास को लेते हैं। आज हमारे पास में होगी 258 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड शोक। यानी कि अब तक हमने 257 क्लासेस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अपने आप से जो है वो प्रॉमिस किया होगा कि 2025 में मुझे जॉब लगना है, बहुत सारे लग भी गए होंगे, बहुत सारे बिल्कुल बॉर्डर लाइन कगार पे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि 365 दिन में से जो है वो हमारे पास में आज 257 दिन जा चुके हैं, 258वां दिन है। अब बाकी जो बचे दिन हैं उनको हम किस तरीके से यूज ले सकते हैं, किस तरीके से जो है हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं ताकि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जो है वो मूव कर सके। और दोस्तों, बहाने बनाने के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है, ठीक है। तो कोई सफलता तुक्के से किसी को जॉब लग जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। करोड़ों की संख्या में किसी एक का जो है वो तुक्के से हो सकता है, हम करोड़ों में शामिल नहीं है। और रही बात किस्मत की, तो अगर किस्मत इतनी ही अच्छी होती तो हम मिडिल क्लास में न हो के किसी अंबानी के, टाटा के घर में पैदा होते, ठीक है। तो किस्मत पे तो आप छोड़ दीजिए, आपकी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि आपको मेहनत करके ही लगना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जी जान से जो है वो मेहनत में जुड़ जाइए, क्योंकि किस्मत में यही लिखा हुआ है। किस्मत ही अच्छी होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, अब तक आप मिलियनियर बिलियनियर हो चुके होते, ठीक है। तो किस्मत में यही है कि आपको मेहनत करके लगना है, इसलिए आप लगिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी चीज़ आपको आती है तो आप कह सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, यानी कि एग्जाम में इससे जो है वो किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि शौक के अंदर जो है वो हमारे पास में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कारण क्योंकि एग्जैक्ट इटियोलॉजी या सही तरीके से जो है वो टीचर उनको नहीं बताते हैं। बच्चों का कोई दोष नहीं था, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का बेस कमजोर है या किसी बच्चे का जो है वो हमारे पास में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, काफ़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, तो 99 जो है वो हमारे पास में बच्चों का दोष नहीं होता। 1% मान सकता हूँ, बाकी 99% बच्चों का दोष नहीं होता, उसमें टीचर का दोष होता है कि ड्यूरिंग जो है वो कोर्स के टाइम पे उनको इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया। तो
अब जो चीज़ चली गई है उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन फ्यूचर में हम किस तरीके से उसको सही कर सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसके टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हाइपोवोलेमिया शो कौन सा होता है, कार्डियोजेनिक कौन सा होता है, न्यूरोजेनिक क्या होता है, देन उसके बाद डिफ्रेंशिएट क्या होता है दोनों के बीच में, किस में जो है वो आपको टेकिकार्डिया मिलेगा, किस में फीवर देखने को मिलेगा, किस में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से बहुत ट्रिकी और अप्लाइड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि शो की कंडीशन में टेकिकार्डिया मिलता है या ब्रेडिकार्डिया, सोचने वाले सोचते हैं कि ब्लड कम हो गया है तो ब्रेडिकार्डिया होगा, जबकि नहीं, टेकिकार्डिया होता है। हर चीज का रेशनल छुपा हुआ है, हर एक लाइन में रेशनल छुपा हुआ है। तो आप इत्मीनान से और ध्यान से पढ़िए, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि बाकी जो आपने क्लासें पढ़ी और आज की जो क्लास पढ़ी उसमें हमारे पास में किस तरीके से जो है वो डिफ्रेंशिएट हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास में आज इसको हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद कंप्लीट होंगे। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, देन उसके बाद टाइप से आते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, देन एटियोलॉजी से भी आते हैं, देन डायग्नोसिस से भी आते हैं, देन इसके मैनेजमेंट से भी आते हैं। सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे, वन बाय वन का जो है वो इसको फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है इसको हम लेते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट रटना नहीं है। रीजन, क्योंकि आप जो है वो एग्जाम दे रहे हो सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। हमारे टाइम पे जरूर डीएसएस भी जब हमने क्रैक किया था तो उस टाइम पे सब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन आते थे, सुन के बड़ा ही ताजुब होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। 2012 से पहले जो है वो डीएसएस भी सब्जेक्टिव ही लेता था। पहले ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता था, देन ऑब्जेक्टिव निकलने के बाद जो है वो सब्जेक्टिव का एग्जाम होता था, 2 एग्जाम होते थे। आजकल जो है वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप से ही होते हैं, कोई सब्जेक्टिव नहीं होता। इसलिए आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर चीज़ें याद नहीं रहती है, रटने वाली चीज़ें हैं, वो बिल्कुल मत करना है। आपको उस चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए, उस चीज़ का जो है वो क्या कहना चाहता वो चीज़ पता होनी चाहिए, फिर आप कहीं भी जो है वो डगमगाओगे नहीं। मतलब रटने वालों का जो है वो स्कोप यहीं खत्म हो जाता है। रटने वाले सब्जेक्टिव में तो क्या करते हैं, बहुत अच्छा तरीके से रट के जो है वो अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जो समझ के पढ़ते हैं उनका जो है वो हमारे पास में सब्जेक्टिव में तो नंबर नहीं आते, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। इसलिए आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये जो आपने इमेज देख रखी है, ठीक है, ये हमारे पास में ब्लड सप्लाई की इमेज है। तो सिंपल शॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी कंडीशन आ जाए, ठीक है, कोई भी कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से हमारे पास में ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो वो सभी चीजों को अफेक्ट करेगी, हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, लेकिन जो वाइटल ऑर्गन है उसमें जो है वो जल्दी से साइन सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई रोक दूं, यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से जो है वो वायर लगा दूं और ब्लड सप्लाई रोक दूं, तो ब्लड सप्लाई रोक दूं तो ये अंगुली जो है हमारे पास में, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, सब कुछ चीजें हो जाएगी, इन्फार्क्शन हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे गैंग्रीन भी हो जाए। ठीक है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा जितना ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। सारी चीजें ही कंट्रोल ब्रेन करता है, तो ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो फिर सारी चीजें डगमगा जाएगी, हम कॉन्शियस भी नहीं रहेंगे, न चलना होगा, न खाना पीना होगा, वो सारी चीजें। ऐसे किडनी में अगर ब्लड सप्लाई कमजोर हो जाए तो भी बड़ी दिक्कत है, लीवर में हो जाए, तो वाइटल ऑर्गन पे जो है वो हमारे पास में जल्दी इफेक्ट आता है। तो कुल मिला के शोक क्या होता है, शोक एक कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसके अंदर हमारे पास में ब्लड सप्लाई जो हो इनएडुकेट हो जाती है। अब वो ब्लड सप्लाई किसी भी तरीके से हो जाए, किसी भी तरीके से कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ब्लड ही कम हो जाए, या मान के चलिए हार्ट जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाए, या मान के चलिए हार्ट को जो कंट्रोल करने वाला कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, या हो सकता है कहीं इंफेक्शन आ जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, एन केन प्रकार कुछ भी हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड कम हो जाए, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे पास में अगर ब्लड सप्लाई इनप्रॉपर हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो वाइटल ऑर्गन है उसमें सप्लाई नहीं होगी और सारे फंक्शन इनएडिकेट हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं शॉक। और यही हमारे पास में जो है वो डेफिनेशन आती है, देखिए ध्यान से पढ़िए, डेफिनेशन आ गई, शॉक इज लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन characterized by inadequate tissue perfusion leading to insufficient oxygen and nutrient supply to cell and organ, resulting in cellular dysfunction, organ failure and if untreated cause death।
पूरी डेफिनेशन इसने बता दी है। तो देखो शोक क्या है, शोक इज लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन है। शोक जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो जान भी जा सकती है, ठीक है, बड़ी ही जो है वो खतरनाक है। शोक जो है वो हमारे पास में एक लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो कंडीशन है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टराइज बाई इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि सही तरीके से जो है वो हमारे पास में टिश्यू परफ्यूजन नहीं होता। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है वहां पे ऑक्सीजन देन न्यूट्रिएंट्स की जो है वो प्रॉपर सप्लाई होना। तो ये जो हमारे पास में शोक है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसके अंदर हमारे पास में इनएडिक्वेट जो है वो टिश्यू परफ्यूजन होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, लीडिंग टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, जो किसकी वजह से होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द सेल एंड ऑर्गन। उस सेल और ऑर्गन में हमारे पास में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होती है। अब आपको पता है कि ब्लड जो है वो हमारे पास में क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि हमारे पास में क्या जाता है दोस्तों, ग्लूकोज जाता है। अब ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा, तो उसके कारण जो है वो हमारे पास में जो न्यूट्रिएंट्स है यानी कि ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास में टिश्यू तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जिसकी वजह से होगा रिजल्टिंग सेलुलर डिसफंक्शन। सेलुलर डिसफंक्शन होगा, सेल जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी, ऑर्गन फेलियर होगा। ऑर्गन फेलियर इन द सेंस कि ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करेंगे, जैसे किडनी फेल हो गया, देन ब्रेन फेल हो गया है, ठीक है, तो ये होगा, लीवर फेल हो गया है, ये सारी चीज। और अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो यहीं पे नहीं रुकेगा, क्लाइंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो सिंपल जो मैंने आपको घुमा फिरा के स्टोरी बताई थी वही यहाँ पे सिस्टमेटिकली लिख दिया है कि शोक जो है वो हमारे पास में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसके अंदर इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है कि प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई टिश्यू के अंदर जो है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, ठीक है, इन ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई होगी, जिसकी वजह से सेलुलर डिसफंक्शन होगा, ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, अगर ठीक नहीं किया गया तो डेथ भी हो सकती है। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इन द सेंस कि शोक की कंडीशन के अंदर क्या होता है, शोक के अंदर क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड की कमी हो जाए, ठीक है, या फिर जो है हमारे पास में हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, या जो है वो कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या जो है वो हमारे पास में नर्वस सप्लाई प्रॉपर ना हो, कोई भी चीज़ों की वजह से जो है वो हमारे पास में प्रॉपर जो है वो पंपिंग नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब वो प्रॉब्लम्स को हमने 4 कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया, जिसको हम बोलते हैं स्टेजेज ऑफ शोक। यानी कि शोक हुआ, शोक के अंदर क्या क्या होता है, जैसे ये होगा, इटियोलॉजिकल फैक्टर होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, देन टिश्यू परफ्यूजन होगा, देन CO2 ज्यादा हो जाएगी, देन उसको हमारे पास में ब्लड जो ब्रेन जो है वो उसको कंपनसेट करेगा तो फिर हमारे पास में टेकीकार्डिया होगा, देन उसके बाद में जो है वो टेकीपीनिया होगा, और अगर उसको फिर भी ठीक नहीं किया गया है तो फिर हमारे पास में वो धीरे धीरे प्रोग्रेस में चला जाएगा, टिश्यू नेक्रोसिस में चला जाएगा। ये सारी चीजें, इन सब चीजों को हमने कैटेगराइज किया गया है और जिनको हम कहते हैं दोस्तों स्टेजेज ऑफ शोक। यानी कि पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास में इसकी जो है वो 4 स्टेज होती है, ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना, सिस्टमेटिकली याद रखना। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो भी लें। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको अरेंज कीजिए, शोक की जो स्टेज होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में ICPI, ठीक है, ये चीज जो है हमारे पास में फिक्स होती है, दैट इज इनिशियल, कंपनसेटरी, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। ये 4 स्टेज होती है। वैसे तो आपको नाम से पता चल जाएगा, इस ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो इनको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। उसमें हमारे पास में कई बार कंपनसेटरी को पहले दे दिया है, प्रोग्रेसिव को लास्ट में दे दिया गया है, इरिवर्सिबल को पहले दे दिया है, इनिशियल को लास्ट में दिया, तो आपको अरेंज सिस्टमेटिकली यही याद रखना है। 4 स्टेज होती है, तो 4 स्टेज जो है वो याद करने से ही मतलब नहीं है, सिस्टमेटिकली आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में इनिशियल स्टेज है वो पहली स्टेज होती है, कंपनसेटरी स्टेज जो है वो हमारे पास में सेकंड होती है, प्रोग्रेशन स्टेज जो है वो थर्ड होती है, और इरिवर्सिबल स्टेज जो है वो हमारे पास में फोर्थ स्टेज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्टेजेस हैं वो फिक्स होती है,
उसमें जो है वो हमारे पास में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से जो है वो हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी चलेगी। अब वन बाय वन करके लेंगे। सबसे पहले जैसे नाम से पता चला इनिशियल स्टेज, इनिशियली मतलब शुरुआती स्टेज, इनिशियल का मतलब ये होता है शुरुआती स्टेज, ठीक है, इसको हम लेंगे। फिर उसका आता है कंपनसेटरी, कंपनसेटरी मतलब उसको जो है वो बैलेंस बनाने का काम करता है। जो हमारे पास में बॉडी के अंदर जो हमारे पास में होम्योस्टेसिस होता है वो काम करता है, ठीक है, सॉरी हीमोस्टेसिस जो है वो काम करता है, तो ये होम्योस्टेसिस करता है, हीमोस्टेसिस तो ब्लड वाला आ गया। देन उसके बाद अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर प्रोग्रेशन स्टेज में, मतलब चीजें आगे गति जो है वो ज्यादा और बढ़ जाएगी, गति इन द सेंस दुर्गति हो जाएगी, कुल मिला के प्रोग्रेशन हो जाएगा, गंभीर समस्याएं जो है वो आने लग जाएगी, ठीक है। और लास्ट आता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जाने के बाद में आप कुछ भी कर लो वो वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब वो फिर आगे डेथ की कंडीशन में जाएगा, वो होगी इरिवर्सिबल, मतलब कुछ भी करो वापस से नहीं आ सकता, नॉट रिटर्न, रिटर्न वापस जो है वो नहीं होगा। तो ये हमारे पास में जो है वो 4 स्टेजेस है, वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इनिशियल स्टेज, और यही हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी भी है, ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी है। चारों को हमने स्टेज को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपने कान खोल लीजिए, वन बाय वन करके जो है वो चलते हैं। सबसे पहली स्टेज है दोस्तों इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में सबसे पहले क्या होगा, सेलुलर हाइपोक्सिया होगा। सेलुलर हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज O2 इन सेल, सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास में सेल के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी आएगी, हाइपोक्सिया होगा। एक होता है हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, ये हाइपोक्सीमिया होता है हमारे पास में डिक्रीज O2 इन ब्लड। तो दोनों को जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिक्रीज O2 इन सेल, सेल के अंदर जो है वो हमारे पास में, सेल या टिश्यू के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सीमिया ये होता है हमारे पास में डिक्रीज O2 इन ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। याद करने का तरीका एक और बता देता हूं, जिस शब्द के पीछे भी मिया आ जाए, ध्यान रखना, जिसके पीछे भी मिया आ जाए रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, जैसे हमारे पास में एनीमिया, मिया आ गया ना, वो ब्लड से रिलेटेड, थैलीसीमिया, ठीक है, मिया आ गया, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू ब्लड, ल्यूकेमिया रिलेटेड टू ब्लड। तो ये हमारे पास में जिसके पीछे भी जो है वो हमारे पास में, यानी कि सफिक्स के रूप में मिया आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड हमारे पास में हो गया दोस्तों ब्लड। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया में। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या होगा दोस्तों, सेलुलर हाइपोक्सिया होगा, यानी कि सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो स्विच टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा। दो प्रकार के मेटाबॉलिज्म है, एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ O2, दैट इज कॉल्ड एरोबिक, एरोबिक। और एनारोबिक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ O2, O2 का एब्सेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक। तो एनारोबिक आ गया हमारे पास में एब्सेंस ऑफ O2, O2 की अगर एब्सेंसी होगी इसको हम कहते हैं एनारोबिक, और एरोबिक होता है O2 की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा, एनोरेक्सिया मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा। अब एनाबोलिक मेटाबॉलिज्म चालू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ जा रहा हूं, ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये हमारे पास में दोस्तों कोई सेल है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है सेल है, और इसके अंदर मैं यहां पे बना रहा हूं न्यूक्लियस, में अलग से बनाता हूं, ये न्यूक्लियस है, और यहां पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं क्योंकि हमें इसको जो है वो समझना है। ये हमारे पास में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि ये हमारे पास में पूरी जो है वो सेल होगी, ये हमारे पास में दोस्तों न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, ठीक। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, ये भी डबल लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये भी जो है वो हमारे पास में डबल लेयर में प्रेजेंट होता है। चलो ये हो गया। अब देखो क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए या उसको एनर्जी बनाने के लिए जो है वो क्या चाहिए होता है दोस्तों, O2 प्लस ग्लूकोज, ठीक है, कोई भी सेल कार्य करती है, ठीक है, तो वो हमारे पास में जो है वो O2 और ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है वो 36 या 38 ATP का निर्माण होता है, याद रखना। 36 भी राइट है, 38 भी राइट है। अब आप कहोगे कि सर दोनों ऑप्शन आ जाए तो कौन सा सही है, जी नहीं, दुनिया
इधर से उधर हो सकती है, पर दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 36 भी सही है, 38 भी सही है। वो कैसे है, वो हम ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पाथवे में चलेंगे तो वहां पता चलेगा कि एक चीज स्किप हो सकती है, वो हमारे पास में ऐसे स्किप हो सकती है। तो ये हमारे पास में 36 और 38 एटीपी जो है वो निर्माण होती है। अब ये जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आता है, तो सबसे पहले हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चालू होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चालू होने के कारण क्या होता है कि हमारे पास में ये सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज आया यहाँ पे, ठीक है, ये ग्लूकोज आया। अब हमारे पास में जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, वहां पे ग्लाइकोलाइसिस या एचएम पाथवे जो है वो हमारे पास में होता है। और ये ग्लूकोज से जो है वो फिर ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ऐसे पूरा जो है वो साइकिल चलता है और लास्ट में 2 पायरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? 2 पायरिक एसिड बन गया। अब ये 2 पायरिक एसिड क्या करता है, सीधा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर में चला जाता है। यहां तक ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, यहां तक ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। अब ये 2 पायरिक एसिड यहां पे चला गया, फिर एसिटाइल कोएंजाइम की प्रोसेस चलती है। ये 2 पायरिक एसिड, एक ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड बने, ये 2 पायरिक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम। ये इसके पाथवे में बनता है, बीच में जो हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया की जो बीच वाली लेयर है वहां पे बनता है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम है, यानी कि ये जो हमारे पास में एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फिर हमारे पास में जो है वो एटीपी साइकिल चलाते हैं और यहां पे हमारे पास में जो क्रिस्टी होती है, ठीक है, वहां पे जाके एनर्जी का निर्माण होता है। और टोटल अब जो हमारे पास में एसिटाइल कोएंजाइम तक भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जब क्रेब्स साइकिल चलता है हमारे पास, ठीक है, क्रेब्स साइकिल चलता है, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चलती है। और ये जो हमारे पास में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज था, ये सारा प्रोसेस होने के बाद में, माइटोकॉन्ड्रिया से होने के बाद में लास्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 बनता है प्लस यूरिया बनता है, यूरिया या यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ग्लूकोज से 2 पायरिक एसिड तो बन गया, यहां तो ऑक्सीजन चाहिए नहीं होता, ये 2 पायरिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर एसिटाइल कोएंजाइम से जो है वो फिर C4 साइकिल चलता है, और जब C4 साइकिल चलेगा तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास में CO2 प्लस लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर हमारे पास में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, एटीपी तो फिर भी बनेगी, एटीपी तो बन जाएगी, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में CO2 और लैक्टिक एसिड बनेगा। और यही लैक्टिक एसिड क्या करता है दोस्तों, पेन कोज करता है। क्या करता है? पेन का जो है वो कोज करता है। तो ये जो हमारे पास में चेस्ट पेन होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो कोशिका को, सेल को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगी, और वो लैक्टिक एसिड जो है वो पेन कोज करता है, ठीक है। तो सेलुलर हाइपोक्सिया हुआ, सेलुलर हाइपोक्सिया होगा तो फिर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा, ठीक है। और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास में लैक्टिक एसिड बनेगा, मतलब एसिडोसिस हो। अब लैक्टिक एसिड क्या है? एसिड है, तो कंडीशन क्या होगी दोस्तों? एसिडोसिस की कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब उसके बाद में सेकेंड स्टेज चलती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि देखो, कुछ भी हो हमारे पास में, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ब्रेन उसको जो है वो मेंटेन करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारे पास में, होमियोस्टेसिस जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जो हमारे पास में नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कुछ भी हो, ठीक है। रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाता है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब कंपनसेट का काम करता है। बॉडी में प्रॉब्लम आई, बॉडी में हाइपोक्सिया हुआ, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चला, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ, एसिडोसिस कंडीशन आ गई। अब एसिडोसिस की कंडीशन आ गई तो उसको ठीक करने के लिए हमारे बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है, कंपनसेटरी स्टेज चलती है। वो कंपनसेटरी स्टेज क्या करती है दोस्तों? दैट इज कॉल्ड बॉडी एक्टिवेटेड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो क्या होगा दोस्तों? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। और ये बड़ा डेंजरस भी है, ठीक है। ऑलरेडी जैसे मान लो मेरे को कहीं कट लग गया, जैसे मेरे को यहाँ पे नस कट गई है, ठीक है। अब नस कट गई है तो ये टिश्यू क्या कहेंगे कि ब्रेन भाई साहब हमें ब्लड नहीं मिल रहा है, तो ब्रेन तो ये सोचेगा कि ब्लड नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना चाहिए? हार्ट रेट को बढ़ा देना चाहिए ताकि ब्लड ज्यादा से ज्यादा जाए। वेजो कंस्ट्रिक्शन, अब वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हार्ट रेट ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा,
तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो कभी कभार जो है वो दिक्कत का काम भी करती है। हालांकि कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑटोमेटिक होती है, हमारी इच्छा से नहीं होती है, ब्रेन खुद जो है वो इसको करता है। तो इसमें क्या होगा कि ब्रेन एक्टिविटी होगा, ब्रेन एक्टिविटी में हमारे पास में जो है वो क्या होगा दोस्तों, सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा एंड कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे? परसिस्टेंट हाइपोपरफ्यूजन, यानी कि जो हाइपोपरफ्यूजन था, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जा रही थी, न्यूट्रिशन सही तरीके से सेल के अंदर नहीं जा रहा था, अब वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा और उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा और ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, फेलियर होना चालू हो जाएगा, जैसे रीनल फेलियर हो जाएगा, हम क्रोनिक नहीं कहेंगे, रीनल फेलियर हो जाएगा, देन लीवर फेलियर हो जाएगा, ये फेलियर जो है वो चालू हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन डिसफंक्शन होगा, लीवर फेलियर चालू हो जाएगा। लास्ट स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल स्टेज। इरिवर्सिबल स्टेज में क्या होगा, सीवियर सेलुलर एंड ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। अब लगातार अगर किसी चीज को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, खास तौर से बाकी ऑर्गन फिर भी जिंदा रह जाते हैं, लेकिन ब्रेन हुआ, लीवर हुआ, लंग्स हुआ, किडनी हुआ, ये ज्यादा देर तक जो है वो नहीं कर। इवन ब्रेन तो आपको पता ही है कि कुछ सेकंडों में ही जो है हमारे पास में 20 सेकंड तक नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। तो जो है हमारे पास में सीवियर सेलुलर एंड ऑर्गन डैमेज होगा और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। मल्टी ऑर्गन फेलियर में क्या क्या हो जाएगा, वही हमारे पास में लीवर फेलियर, क्रोनिक फेलियर, ये सारी चीजें। तो जो काम करना है हमें प्रोग्रेसिव स्टेज तक करना है, उसके बाद तो अगर ठीक नहीं किया गया तो आगे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सबसे पहले सेलुलर हाइपोक्सिया होगा, सेलुलर हाइपोक्सिया के कारण फिर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के कारण फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, एसिडोसिस होगा, इसकी वजह से हमारे पास में जो है वो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट, वेजो कंस्ट्रिक्शन, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। देन उसके बाद में प्रोग्रेसिव जो है वो परसिस्टेंट हाइपोपरफ्यूजन होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ऑर्गन डिसफंक्शन होंगे और अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है वो हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में 4 स्टेज हैं। चारों स्टेज के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, कौन सी स्टेज में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। क्लियर है। अब बात आ जाती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ शॉक। अब देखो, टाइप ऑफ शॉक की बात करें तो डिफरेंट बुक में जो है वो अलग अलग टाइप बताया गया। ठीक है, जैसे हाइपोवोलिमिक बता दिया, कार्डियोजेनिक बता दिया, न्यूरोजेनिक बता दिया, सेप्टिक बता दिया, ऑब्स्ट्रक्टिव बता दिया, एनाफाइलेटिक बता दिया, ऐसे अलग अलग बता दिया। लेकिन मैं आपके लिए यूनिवर्सल जो है वो टाइप लेके आया हूं, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे न्यूरोजेनिक है, वो सब चीजें तीनों एक में ही इंक्लूड हो जाएगी। तो 1 बाय 1 करके इसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। और ये जो टाइप मैं बता रहा हूं वो एग्जैक्ट यही टाइप है। जैसे हमारे पास में हाइपोवोलिमिक है, देन उसके बाद जो है हमारे पास में आएगा ऑब्स्ट्रक्टिव, कंपनसेटरी, वो सब को हम यहाँ पे लेंगे, देन उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चीज आती है दोस्तों हाइपोवोलिमिक शॉक। नाम से पता चल रहा है, हाइपोवोलिमिक का मतलब होता है वॉल्यूम ही कम होगी, दैट इज कॉल्ड हाइपो मतलब डिक्रीज। ठीक है, वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम, जो हमारे पास में ब्लड की वॉल्यूम है। ठीक है, डिक्रीज वॉल्यूम के कारण अगर शॉक हो रहा है उसको हम कहते हैं हाइपोवोलिमिक शॉक। कैसे, समझिए, फिर हम पढ़ेंगे। हाइपोवोलिमिक शॉक इन द सेंस कि कहीं पे कट लग गया, बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया। ठीक है, या मान के चलिए कोई ऐसी कंडीशन जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या मान के चलिए बहुत ज्यादा धूप में हम निकल गए तो फ्लूइड का लॉस हो गया, वाटर का लॉस हो गया, मान लीजिए बर्न की कंडीशन आ गई जिसकी वजह से प्लाज्मा का लॉस हो गया, मान लीजिए सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया हो गया, उसकी वजह से फ्लूइड का लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें कुल मिला के हमारे पास में क्या होता है कि जो ब्लड की वॉल्यूम है, क्या है दोस्तों, जो ब्लड की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोवोलिमिक शॉक। अब वो ब्लड की वॉल्यूम किसी भी कारण डिक्रीज हो, ब्लड लॉस हो जाए उसकी वजह से, या धूप निकले उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो जाए, या बर्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइपोवोलिमिक शॉक। तो देखो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपोवोलिमिक शॉक के। कॉजेज हो गया सीवियर लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, यानी कि जो इंट्रावेस्कुलर है,
अब देखो फ्लूइड भी मैंने आपको बता दिए हैं, जो फ्लूइड थे सारे बता दिए, इंट्रावेस्कुलर कौन सा होता है, एक्स्ट्रावेस्कुलर कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर कौन सा होता है, इंट्राटिशियल कौन सा होता है, सारे फ्लूइड मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। तो अगर फ्लूइड से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है तो वहां पे फ्लूइड की मैंने क्लास ली है, वहां पे आप देख सकते हो इंट्रासेलुलर कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा होता है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास में कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है, वो सारी चीजें। इंट्रावेस्कुलर का मतलब हो गया इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोई चीज है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर। तो इसके अंदर क्या होता है, सीवियर लॉस हो जाता है फ्लूइड का, ठीक है, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल्स के अंदर तो आपको पता ही है क्या चीज है, ठीक है, वैसे जो है वो ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, तो इसके अंदर सीवियर लॉस हो जाता है हमारे पास में फ्लूइड का, जिसके अंदर हमारे पास में ब्लड लॉस हो जाता है, प्लाज्मा लॉस हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें कि किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो पहली चीज आ गई दोस्तों हेमरेज, ब्लीडिंग। मान लीजिए कहीं कट लग गया, या मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से जो है ब्लड का लॉस हो गया। बर्न की कंडीशन आ गई, बर्न में भी आपको पता है कि फ्लूइड का लॉस हो जाता है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो देते हैं। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में फ्लूइड लॉस होता है। वोमिटिंग होगी, सीवियर वोमिटिंग हो गया, उसकी वजह से भी फ्लूइड लॉस होता है। डायरिया हो गया, उसकी वजह से भी जो है वो फ्लूइड लॉस होता है। तो कुल मिला के हमारे पास में ब्लड, प्लाज्मा या वाटर का लॉस होता है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लॉस, और इसको हम कहेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। इसके अंदर क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले दोस्तों हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन इन द सेंस कि बीपी जो है वो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज मिलेगा। सेकेंड आता है हमारे पास में टेकिकार्डिया, यानी कि हमारे पास में हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज मिलेगी। क्यों, कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से, जो मैंने आपको बता दिया था। एंड कूल काम स्किन, स्किन जो हो बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। हाइपोवोलेमिया शॉक होता है, एनाफाइलेटिक में हुआ या फिर सेप्टिक शॉक में हुआ, हमारे पास में स्किन जो है वो वार्म होती है, लेकिन हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में हमारे पास में स्किन जो हो बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी। एंड ओलिग्यूरिया होगा। ओलिग्यूरिया क्यों होगा, भाई हमारे पास में हाइपोटेंशन है, बीपी डिक्रीज है, बीपी डिक्रीज है तो वो ब्लड हमारे पास में रीनल में भी कम जाएगा, यानी कि किडनी के अंदर भी जो है वो कम जाएगा। किडनी के अंदर कम जाएगा तो किडनी फिल्टर भी कम करेगी, भाई जाई चीज कम रही है तो फिल्टर भी कम करेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया आपको पता ही है, लेस देन जो है वो 400 ml से अगर हमारे पास में यूरिन कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ओलिग्यूरिया, ठीक है। एन्यूरिया होता हमारे पास में 100 ml से कम हो जाना 24 आवर्स के अंदर, एक दिन के अंदर 400 ml से कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं ओलिग्यूरिया। तो ये हो गया हमारे पास में हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन, किसकी वजह से होता है, कोजेज बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए और फीचर्स बता दिए, ये हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। अब बात आती है सेकेंड, दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब हो गया कार्डियो, देखो इसको याद रखो, कार्डियो, तो कार्डियो क्या होता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड हार्ट, ठीक है। जेनिक मतलब रिलेटेड टू, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और शॉक ही हो गया। कार्डियोजेनिक का मतलब हो गया कि ब्लड वॉल्यूम तो ठीक है, लेकिन हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हार्ट पंप नहीं कर रहा, उसके पास सारी चीजें हैं, ब्रेन से नर्व सप्लाई भी अच्छे तरीके से आ रही है, ब्रेन भी कह रहा है भाई तुम पंप करो, ठीक है, ब्लड भी एडुकेट है, लेकिन पंप ही सही तरीके से नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक। न्यूरोजेनिक और कार्डियोजेनिक में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसको हम क्लियर कर लेंगे। न्यूरोजेनिक में तो क्या होता है कि जो ब्रेन से जो नर्व सप्लाई आती है वो प्रॉपर नहीं आती है, मतलब जो हमारे पास में कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है जो मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट है, वो इंफॉर्मेशन तो दे रहा है हार्ट को कि तुम पंप करो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास में हार्ट के पास में नहीं जा रही। क्यों, क्योंकि जो नर्व है उसमें डैमेज आ गया, दैट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक। कार्डियोजेनिक में क्या होता है, हार्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट में कोई मायोपैथी आ गया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कोई भी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से जो है वो हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करा। ब्रेन बोल रहा है कि आप पंप करो, ब्लड भी खूब है, लेकिन हार्ट ही पंप नहीं करा, दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक, ठीक है। तो कोजेज की अगर हम बात करें तो पंप फेलियर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का जो पंप का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, यानी कि जो हमारे पास में कार्डियक आउटपुट है वो इनएडिक्वेट हो जाता है। अब ऑफ कोर्स है पंप ही नहीं करेगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या होता है दोस्तों, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब देखो पंप फेलियर होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी,
ठीक है। चलो स्ट्रोक वॉल्यूम तो डिक्रीज हो या ना हो कोई बात नहीं, ठीक है, मान सकते हैं उतना भी हो, ठीक है, डिक्रीज भी हो सकती है या नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन ये जो हार्ट रेट है वो हमारे पास में डिक्रीज होगी ही होगी। अब हार्ट रेट कोई भी दो चीज है उसमें से अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो नेट रिजल्ट भी जो है वो हमारे पास में डिक्रीज ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कार्ड, ये हमारे पास में कार्डिक आउटपुट जो है वो इनएडुकेट होगा, ठीक है। इनएडुकेट का मतलब हो गया है दैट इज कार्ड, ये हो गया कि प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एग्जांपल्स। एग्जांपल कैसे, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, अरेदमिया हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, वाल्व डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये चीजें हो गई हमारे पास में एग्जाम्पल के रूप में कि ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा तो हार्ट सही तरीके से जो है वो पंप नहीं करेगा। अब हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करेगा तो ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो वो सारी चीजें आ सकती है, तो अरेदमिया हो जाए, ठीक है, और वो सारी चीजें हो जाए। तो एक मिनट, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में आएगी। मतलब कुल मिला के हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया या फिर अरेदमिया हो जाएगा या कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फीचर्स। फीचर्स की बात करें, ठीक है, ठीक है, फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स में हमारे पास में क्या क्या चीजें होगी दोस्तों, हाइपोटेंशन होगा, ऑफ कोर्स होगा ही होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है तो हाइपोटेंशन तो होगा ही होगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। टेकीकार्डिया का इन द सेंस कि हमारे पास में हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। अब देखो हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगी, ये टेकीकार्डिया कह रहा है, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है, ठीक है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से हार्ट टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। बाकी कार्डियोजेनिक शॉक में जो है वो हमें टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, एक ही चीज है जो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म में होगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म में जो है वो हमारे पास में देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में डिस्टेंडेड नेक वेन। नेक वेन जो है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी। अब हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर रहा तो ब्लड तो आके इकट्ठा होगा। आपने देखा होगा कि हार्ट फेलियर की मैंने क्लास ली थी, ठीक है, हार्ट फेलियर की मैंने क्लास ली थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंडेड नेक हो जाएगा। क्यों, ब्लड तो आ रहा है, ब्लड आ रहा है लेकिन उसको पंप सही तरीके से नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा एंड साइनोसिस देखने को मिलेगा। साइनोसिस क्यों, जब ब्लड हमारे पास में सप्लाई हो ही नहीं रही है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसके कारण CO2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, CO2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना टेकीकार्डिया में बड़े कंफ्यूजन होते हैं। शुरुआत में इनिशियल स्टेज में जो है वो ब्रेडिकार्डिया होता है, देन कंपनसेटरी मैकेनिज्म में जो है वो हमारे पास में टेकीकार्डिया हो सकता है, बाकी कार्डियोजेनिक में जो है वो हमारे पास में टेकीकार्डिया नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि आपको जैसे कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, देन उसके बाद हाइपोवोलिमिक हो गया, बाकी तीसरा सेप्टिक शॉक बता देते होंगे, देन एनाफाइलेटिक बता देते हैं, न्यूरोजेनिक बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास में शॉक आते हैं हाइपोवोलिमिक शॉक, देन न्यूरोजेनिक शॉक, देन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव के फिर 3 टाइप हैं, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। फिर ऑब्स्टेटिक शॉक आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान में रखना। अब ये क्यों सही है इसका मैं बताता हूं दोस्तों। ऑब्स्टेटिक शॉक का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू वेजोडाइलेशन एंड लीकी ब्लड वेसल्स, मतलब एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब देखो एक चीज मैं आपको रिलैक्सेशन दे सकता हूं, अगर आपको एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव याद भी ना रहे ना, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी वैसे याद कर लो, जैसे हाइपोवोलिमिक शॉक, देन
कार्डियोजेनिक, देन सेप्टिक शॉक, एनाफाइलिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऐसे भी याद रख लो, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन मैं यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। अगर आप वैसे भी याद रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कोई सब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्टिव चीजें ही पूछेंगे। इसलिए अगर आप सारों को वैसे याद रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको बताया ताकि कल को ये ना कह दे कि सर ने इस तरीके से क्लासिफिकेशन, क्योंकि उंगली बहुत जल्दी उठ सकती है, गलत नहीं जो है वो होना चाहिए। बाकी आपको चीजें मैंने बता दी। अब जो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे चलते हैं। पहला आ गया हमारे पास में सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक इन द सेंस ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन एंड और एंडोटॉक्सिन। ठीक है, ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन एंड एंडोटॉक्सिन। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। टॉक्सिन मैंने पढ़ा रखे हैं, बुलेट सीरीज के अंदर ही जो है वो मैंने टॉक्सिन अच्छे तरीके से करवा रखे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे टॉक्सिन्स को जो है मैंने एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज डिटेल से मैं बता रखी है। तो अगर किसी को टॉक्सिन के बारे में बहुत अच्छा पढ़ना है तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। सीधा बुलेट सीरीज में जाना, वहां पे टॉक्सिन देखना, पूरी चीजें उसमें मैंने हर चीज बता रखी है कि कौन सा टॉक्सिन ज्यादा हार्मफुल होता है, कौन सा कम हार्मफुल होता है, ग्राम पॉजिटिव वाले कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ग्राम नेगेटिव वाले कौन सा करते हैं, कौन से हीट स्टेबल होता है, कौन सा हीट लेबल होता है, किसका हम टॉक्सोइड के रूप में काम ले सकते हैं, मतलब वैक्सीन के रूप में, किसका हम नहीं ले सकते, वो सारी चीजें। तो बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया 2 तरीके से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। 2 तरीके से इन द सेंस, अगर मान के चलिए अगर बैक्टीरिया कोई अपनी सेल वाल से टॉक्सिन प्रोड्यूस करे, जहर तो प्रोड्यूस करता है, तो अगर सेल वाल से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करे तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया अपनी जो है वो बॉडी के अंदर से जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये चीज होती है। एक्सोटॉक्सिन्स में बैक्टीरिया का मरना जरूरी नहीं होता, लेकिन एंडोटॉक्सिन में बैक्टीरिया का मरना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, एक्सोटॉक्सिन्स कम हार्मफुल होता है, एंडोटॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। बाकी डिटेल आप वहां पढ़ सकते हो, पूरा 1 घंटे की मैंने क्लास ली है, यहाँ पे मैं बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में दोस्तों, कि जो हमारे पास में सीवियर इन्फेक्शन होगा, खासतौर से जो एंडोटॉक्सिन्स का जो है वो इन्फेक्शन होगा, इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है, वो सही तरीके से उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आएगी। देन उसके अंदर पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिट, वो सारी चीजें हो जाएगी, सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी वजह से अगर शॉक होता है, इसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक के अंदर जो है वो हमारे पास में वार्म स्किन रहेगी। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर स्किन जो है वो कूल रहती है, और हमारे पास में सेप्टिक एंड एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर जो है वो स्किन वार्म होती है। वैसे आपको पता ही है, इन्फेक्शन का मतलब ही हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फीवर, मतलब इंक्रीज टेम्परेचर, कोई चीज रटनी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक इन द सेंस कि हमारे पास में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसमें IgE इमीडिएटेड होता है। कोई भी सीवियर एलर्जिक, जैसे मधुमक्खी के छत्ते ने, मधुमक्खी ने काट लिया, किसी को ततैया से एलर्जी है, किसी को पड़ने से एलर्जी है, वो एलर्जी में काउंट नहीं होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, सीवियर एलर्जी होती है, तो उसमें भी जो है वो कंडीशन में क्लाइंट जो है वो एनाफाइलेटिक शॉक में चला जाता है। और एनाफाइलेटिक का शॉक का काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका ट्रीटमेंट भी पूछा गया है, अभी आएगा। ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक में बेसिकली हम जो है वो एड्रेनलिन देते हैं, ADR जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि आगे मैनेजमेंट में आएगा, हर का मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, इंडिविजुअल मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। क्लास भले थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम पढ़ेंगे इसका पूरा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सीवियर एलर्जिक जो है वो रिएक्शन हो जाती है, एनाफाइलेटिक शॉक क्यों हो जाएगी वो मैंने आपको बता दिया। किसी भी ड्रग्स की वजह से, किसी भी जानवर के काटने की वजह से, वो हो गया एलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है कि न्यूरोजेनिक शॉक में मैंने आपको बताया था, कार्डियोजेनिक में तो क्या था, हार्ट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये हमने कार्डियोजेनिक पढ़ा था। इसमें तो क्या था, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है। और न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि हार्ट ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है, लेकिन इसको जो कंट्रोल करने वाली जो नर्व है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। जैसे हमारे पास में कार्डियोवेस्कुलर सेंटर में प्रॉब्लम आ जाए, या कार्डियोवेस्कुलर से जो नर्व आती है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फेल हो जाए, मतलब कि हार्ट को इंस्ट्रक्शन देने वाला फेल हो जाए। आप पढ़ाई सही कर रहे हो, आपके पास में नोट्स भी है, लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई सही नहीं है, वो सारी चीजें। तो जो अगर आप पढ़ाई नहीं करो, दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक।
ठीक है। और आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक होता है कि हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है या कोई भी एनेस्थीसिया की वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक टोन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सिंपैथेटिक टोन डिक्रीज हो जाएगी तो सिंपैथेटिक क्या करती है हमारे पास में दोस्तों, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाती है, ठीक है। दे सोडियम को रीअब्जॉर्वेशन करती है, वाटर का रीअब्जॉर्वेशन करती है। कुल मिला के आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो एन के एन प्रकार बीपी जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डिक्रीज करता है। क्लियर है? ये भी मैंने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ा रखा है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ये सर हर चीज के लिए बोल रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा रखा है, ये मैंने पढ़ा रखा है। तो दोस्तों अब तक हमारे पास में 258 नंबर की क्लास चली है, मतलब 257, 257 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमने कुछ तो किया ही होगा, ठीक है। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स में वही आ जाएगा। वार्म स्किन जो है वो किस में देखने को मिलेगी, अर्ली सेप्टिक एंड एनाफाइलेटिक में देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन, बाउंडिंग पल्स इनिशियली ये हमारे और बाद में जो है वो कोल्ड स्किन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में फीचर्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। पहला था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपोवोल्यूमिक शॉक, सेकंड था हमारे पास में कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरा था हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास में तीन थे, कौन कौन सा, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। इसको हम पढ़ेंगे और अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, हमें याद रखने से मतलब है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड वॉल्यूम भी ठीक है, ठीक है, हार्ट भी सही तरीके से काम कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम ठीक है, हार्ट भी सही तरीके से काम कर रहा है, देन उसको कंट्रोल करने वाला सेंटर भी प्रॉपर है, लेकिन आगे रास्ते में प्रॉब्लम है, अरोटा में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सब कुछ चीजें सही है लेकिन पंपिंग सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव। कोजेज की अगर हम बात करें, जैसे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो और फ्रॉम हार्ट, हार्ट से निकलने के बाद कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, नाम से पता चला। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म आपको पता ही है, ये कोई मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, तो इसके अंदर कोई भी चीज का हो गया एम्बोलिज्म या फिर हमारे पास में थ्रोम्बस हो गया, ये हो गया। देन उसके बाद कार्डियक टिम्पेनोड, कार्डियक टिम्पेनोड इन द सेंस कि हमारे पास में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसकी एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेसिव अमाउंट हो जाती है तो हार्ट को फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये जैसे हमारे पास में हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास में हार्ट है और ये इसके चारों तरफ जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है जहां पे दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड अगर एक्सेस हो जाए इसको हम कहते हैं कार्डियक टिम्पेनोड। इसकी वजह से क्या होगा, ये हार्ट फैलने में इसको दिक्कत आएगी, ठीक है, प्रॉपर फैल नहीं पाएगा, हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर फैल नहीं पाएगा तो ब्लड उसके अंदर नहीं आएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्शन किसका करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो ये हमारे पास में कुछ टर्म्स है जिसकी वजह से हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। फीचर्स की बात करें कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो दोस्तों हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, डिस्टेंडेड नेक वेन देखने को मिलेगी क्योंकि भाई सारा फ्लूइड यहीं पे बच रहा है। देन एब्सेंट ब्रीथ साउंड, ठीक है, ब्रीथ साउंड जो है वो हमारे पास में एब्सेंट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के जो है वो फीचर्स है। क्लियर हो गया? तो सारे शॉक आपको जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता आपको अब इनमें कोई कंफ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शॉक। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास में शॉक के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और बेसिकली हमारे पास में जो हमने स्टेजेज पढ़ी उसी के आधार पे जो है वो सारे शॉक के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो किसी चीज को आपको रटना नहीं है, सिर्फ उन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है, आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली चीज हाइपोटेंशन होगा, बिल्कुल होगा। हाइपोटेंशन क्यों होगा? क्योंकि अगर हाइपोवोलेमिया हो गया तो भी, कार्डियोजेनिक हो गया तो भी ब्लड हमारा हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पाएगा, हाइपोटेंशन होगा। मतलब कुल मिला के हमारे पास में बीपी जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg ड्रॉप बाय मोर देन 40 mm ऑफ Hg, यानी कि नॉर्मल जो है वो हमारे पास में 120 mmHg होता है, ये हमारे पास में 40 mmHg तक इससे भी 40 mmHg से भी ज्यादा गिर जाता है, ठीक है, तो हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। अब देखो टेकिकार्डिया सब में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में टेकिकार्डिया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो हमारे पास में ब्रेन को
हार्ट को जो इंफॉर्मेशन देने वाली नर्व थी वो तो काम नहीं कर रही, तो वो काम नहीं कर रही है तो हार्ट रेट कभी बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि न्यूरोजेनिक शॉक में जो है वो हमारे पास में ब्रेडिकार्डिया होता है, बाकी सब में टेकिकार्डिया होता है। क्यों? कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलती है। अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म कैसे चलती है मैं आपको बताता हूं। हाइपोवोलेमिया शॉक हुआ या कार्डियोजेनिक शॉक हुआ या कोई भी शॉक हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई तो ब्रेन क्या कहेगा कि भाई आप हार्ट रेट को इंक्रीज करो, ब्लड ज्यादा से ज्यादा टिश्यू को दो। बाकी हमारे टिश्यू हैं जैसे लीवर भाई साहब हैं, देन किडनी भाई साहब हैं, उनको ब्लड नहीं मिल रहा, तो वो ब्रेन को बोलेगा, ब्रेन नर्व के द्वारा इंफॉर्मेशन भेजेगा, संदेश कि भाई तुम जो है वो ब्लड को आगे भेजो, तो वो हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा, तो टेकिकार्डिया होगा। यहां तो वो जो समाचार लेने वाले भाई साहब, डाकिया भाई साहब हैं, वही नहीं है, तो इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। तो न्यूरोजेनिक शॉक में जो है वो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, बाकी सब में टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। और काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से आते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं, कोई रटना नहीं है। सेकंड चीज नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कोल्ड काल्म स्किन एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव अर्ली फेज। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कौन कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में सेप्टिक शॉक है, ठीक है, सेप्टिक शॉक आ गया, या फिर हम कहें न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सॉरी न्यूरोजेनिक शॉक के बजाय हम कहेंगे एनाफाइलेटिक, सेप्टिक शॉक या एनाफाइलेटिक, एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक या सेप्टिक शॉक, लिटिल बिट न्यूरोजेनिक भी आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं पे ध्यान रखो क्योंकि इससे आप भूलोगे भी नहीं। सेप्टिक शॉक होगा, एनाफाइलेटिक शॉक होगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास में स्किन जो है वो वार्म रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? स्किन वार्म रहेगी, बाकी में कोल्ड एंड काम स्किन रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, सेप्टिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक के अर्ली फेज में स्किन वार्म रहती है, अगर आपसे पूछे लेट फेज तो वहां पे वही चीज आ जाएगी, लेट फेज में कोल्ड एंड काम स्किन हो जाती है। ठीक है, लेट फेज में हमारे पास में एक फीवर का क्राइटेरिया आता है, फिर वापस से नीचे चला जाता है। तो लेट फेज में हमारे पास में क्या होता है दोस्तों कि ये स्किन जो है वो कोल्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऑफ कोर्स होगा ही होगा। क्यों होगा भाई? आपको पता ही है कि हाइपोवोलेमिया हो गया, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया, तो ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है तो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, यानी कि रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा। ओलिग्यूरिया इन द सेंस हमारे पास में लेस देन 30 ml पर आवर हो सकता है, या सीधा सिंपल ओलिग्यूरिया की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारे पास में लेस देन 400 ml पर डे जो है वो, इससे यूरिन कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओलिग्यूरिया होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो 400 ml से जो है हमारे पास में पर डे से कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओलिग्यूरिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हालांकि 300 ml से कम हो जाएगा, कम बता रहा है, तो 400 से नीचे ही आएगा, कम में 10 ml भी हो सकता है, 20 ml भी हो सकता है। 30 ml से ऊपर आएगा तो फिर कभी भी जो है वो ओलिग्यूरिया नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लेस देन है, तो आप डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई मत करना, लेस देन 30 ml पर आवर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वीक एंड थ्रेडी पल्स। वीक एंड थ्रेडी पल्स जो है वो देखने को मिलेगी, एंड टैकीपीनिया देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉक की कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शॉक की कंडीशन में हमें जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि बाकी सारे जितने भी सेल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है। ठीक है, और वो लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है तो लैक्टिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडोसिस, और वो हमारे पास में CO2 से रेस्पायरेशन की वजह से नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। तो ये कंडीशन आ गए हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक। आई थिंक सारी चीजों को अच्छी तरीके से याद रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो इन्हीं से जो है वो क्वेश्चन है पूछा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस बहुत ईजी है। ठीक है, जितना हमारे पास में इसकी स्टेजेज हार्ड थी, जितना हमारे पास में इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हार्ड थे, डायग्नोसिस बहुत ईजी है। डायग्नोसिस कैसे होगा भाई? आपको पता ही है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो जो न्यूट्रिएंट्स और हमारे पास में ऑक्सीजन है वो कम होगा, तो उसकी वजह से बीपी भी कम होगा, हार्ट रेट भी जो है वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो वाइटल साइन देखेंगे। वाइटल साइन में हम क्या देखेंगे दोस्तों? बीपी जो है वो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगी,
एक्सेप्ट न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। देन रेस्पायरी रेट हमें इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। एंड SpO2 जो है वो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा। अब मैंने डायरेक्ट ले लिया, और यूरिन आउटपुट जो है वो हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिक्रीज मिलेगी। इंक्रीज क्या मिला? हार्ट रेट और रेस्पायरी रेट कंपनसेटरी। और हार्ट रेट में भी ध्यान रखना, न्यूरोजेनिक शॉक में हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बीपी क्यों कम हुआ, हार्ट रेट क्यों ज्यादा हुआ, रेस्पायरी रेट क्यों ज्यादा हुआ, SpO2 क्यों कम हुआ, ये सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो वाइटल साइन हम चेक करेंगे तो ही पता चल जाएगा, बीपी पल्स ये चेक करेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो हो वो क्लाइंट किस में जा रहा है दोस्तों, ये हमारे पास में शॉक की कंडीशन में जा रहा है। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट भी कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट किस लिए दोस्तों? एबीजी करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एसिडोसिस के फाइंड आउट के लिए। लैक्टिक एसिड कितना है वो फाइंड आउट कराएंगे। सीबीसी हम देखेंगे। सीबीसी क्यों दोस्तों? सेप्टिक शॉक के लिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एनाफाइलेटिक के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। ये हो गया हमारे पास में सेकंड। थर्ड वन आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ईसीजी करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई इंजुरी है या इस्चीमिया है या कोई भी दिक्कत है, वो सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी दोस्तों? ईसीजी के द्वारा चलेगी। तो कार्डियोजेनिक शॉक में हमें ईसीजी करवाएंगे, ठीक है। तो शॉक में हम ईसीजी करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कल्चर करवाएंगे। कल्चर क्यों दोस्तों? फॉर सेप्टिक शॉक के लिए। सीबीसी आया, सीबीसी में इन्फेक्शन निकला। अब इन्फेक्शन निकलने के बाद हम कल्चर करवाएंगे। कल्चर में हम फाइंड आउट करेंगे भाई कौन सा है, एंडोटॉक्सिन्स वाला कोई चीज है, कौन सा बैक्टीरिया है, क्या है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन्स मोर डेंजरस है। एक्सोटॉक्सिन जो है वो शॉक नहीं करवाता, बेसिकली एंडोटॉक्सिन्स वाले करवाते हैं। और इमेजिंग करेंगे। इमेजिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों? चेस्ट एक्सरे करेंगे। क्यों? कार्डियक टिम्पेनोड के लिए। हर चीज को देखो, कार्डियक टिम्पोनेड के लिए, कार्डियक टिम्पोनेड को ले। सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन किस लिए करेंगे दोस्तों? सीटी स्कैन करेंगे हमारे पास में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है, कोई हमारे पास में और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उन सब चीजों के लिए हम जो है वो करेंगे। तो आई थिंक किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी है। और जिसने अब तक जो हमने पढ़ा, अगर उसको भी आपने सही तरीके से दिमाग में बैठाया तो आप डायग्नोसिस इमीडिएटली कर दोगे। वाइटल साइन हमें पता ही है, बीपी कम ही मिलेगा, यूरिन आउटपुट कम ही मिलेगा, SpO2 कम ही मिलेगा, लेकिन रेस्पायरी रेट और हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगी। ब्लड टेस्ट करेंगे, एबीजी करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा, लैक्टिक एसिड ज्यादा मिलेगा, सीबीसी हम करवाएंगे सेप्टिक और इलेक्ट्रोलाइट। ईसीजी करवाते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक के फाइंड आउट के लिए। कल्चर करवाएंगे हम सेप्टिक शॉक के लिए, कौन सा एंडोटॉक्सिन्स, कौन सा बैक्टीरिया है। इमेजिंग कराएंगे कार्डियक टिम्पेनोड एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कोजेज के लिए। ये हो गया हमारे पास में डायग्नोसिस। अब बात आती है हमारे पास में मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट भी जो है वो हमारे पास में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम इसको शॉर्टकट तरीके से इसलिए पढ़ेंगे कि हमें पता है कि शॉक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या फीचर्स है, तो हम इसका आसानी से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि हाइपोवोलेमिया शॉक का मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो सिंपल है दोस्तों कि हाइपोवोलेमिया मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, तो या तो उसको फ्लूइड चढ़ाओगे या उसको ब्लड चढ़ाओगे या उसको प्लाज्मा एक्सपेंडर चढ़ाओगे, ठीक है। प्लाज्मा एक्सपेंडर आते हैं बर्न की कंडीशन में, हाइपोवोलेमिया में देते हैं, हीमोसिल आपने नाम सुना होगा, तो वो चीजें देंगे। ऐसे ही मान के चलिए कि किसी को जो है वो सेप्टिक शॉक है, तो भाई उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, उसकी वो चीज करेंगे। ऐसे किसी को एनाफाइलेटिक शॉक है तो भाई उसको स्टेरॉइड देंगे, उसमें एडीआर देंगे, ये सारी चीजें देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम जो है वो सिर्फ उसके आधार पे, तो अगर आपने अच्छे तरीके से अब तक क्लास ली है तो फिर आप मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाकी हम आगे इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारे पास में मैनेजमेंट होता है शॉक का, वो हमारे पास में जनरल प्रिंसिपल के आधार पे होता है। उसमें हम ABCD जो है वो अप्रोच करते हैं। अब ये ABCD क्या है, इसको हम ले लेते हैं ABCDE। हालांकि आपके पास में ABC तो आपने सुना होगा, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन तो आपने सुना होगा, ठीक है। देन उसके बाद D4 कई बार जो है वो ड्रग से सुना होगा, BLS में या ACLS में जो है वो ड्रग सुना होगा। यहाँ पे D4 आएगा हमारे पास में डिसेबिलिटी, ठीक है, और E4 आएगा हमारे पास में एक्सपोजर। तो ABCD अप्रोच से करेंगे। भाई शॉक हो गया, हमारा मेन पर्पज क्या है, हमने डेफिनेशन में बताया था कि शॉक जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को जो है वो हमें रोकना है, इसलिए हम ABCD अप्रोच करते हैं। ABCD अप्रोच में हमारे पास में A4 एयरवे मेंटेन करेंगे, यानी कि एंश्योर पेटेंट एयरवे।
प्रॉपर एयरवे जो है मेंटेन करेंगे। मान लो कोई क्लाइंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो ईटी ट्यूब डाल के उसका एयरवे जो है वो पेटेंट करेंगे। सेकेंड चीज ब्रीदिंग हम देखेंगे। ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों, हाई फ्लो जो है वो हम ऑक्सीजन गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, और मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे अगर नीडेड हुई तो। ब्रीदिंग में हमारे पास में हार्ट अब पंप सही तरीके से नहीं कर रहा, हार्ट पंप सही तरीके से नहीं कर रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास में प्रॉब्लम आती है। अब हार्ट पंप नहीं कर रहा तो हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन ही उस ब्लड, मान के चलिए कि इतना ब्लड जो है वो टिश्यू को भेज रहा है, अब ब्लड इतना हो गया तो हम चाहते हैं कि इतने ब्लड में उतनी ऑक्सीजन भेज दें, तो इसके लिए हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। भाई ब्लड कम जा रहा है, इसको यूं समझिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ठीक है, लिखूंगा तो फिर वो परमानेंट हो जाएगी। यूं मान के चलिए कि 1 मिनट के अंदर जो है वो 5 लीटर ब्लड जो है वो नॉर्मली इंसान का हार्ट जो है पंप करके दे रहा है। अब हमारे पास में शॉक आ गया, अब शॉक आ गया और उस 5 लीटर में मान के चलिए कि 1 cc 100 cc जो है वो ऑक्सीजन दी जा रही है। अब हम चाहते हैं कि भाई अब हमारे पास में 5 लीटर ब्लड नहीं जा रहा, अब 3 लीटर जा रहा है, क्योंकि शॉक की कंडीशन आ गई, हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हाइपोवोलीमिया कुछ भी, तो हम चाहते हैं कि उसी में ज्यादा ऑक्सीजन मिला के दे दें, इसलिए हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। और मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेटर के द्वारा भी हम इसको दे देंगे जरूरत पड़ी तो। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आ गया सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मेंटेन करना है, यानी कि आईवी असेस विथ लार्ज बोर कैनुला फ्लूइड रिसक्सिटेशन। भाई फ्लूइड का लॉस हो गया, किसी भी चीज का हो गया, तो हम लार्ज बोर का कैनुला लगाएंगे और बहुत तेज जो है वो फ्लूइड देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इन द सेंस कि हम मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखेंगे कि ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं आ रही है, कहीं जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन तो नहीं हो रहे हैं, तो वो डिसेबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर इन द सेंस कि कोई भी चीज किसकी वजह से क्या हो रहा है। अब तक हमने सारे काम कर लिए, एयरवे हमने मेंटेन कर दिया, ब्रीदिंग हमने देख ली, सर्कुलेशन हमने देख लिया, डिसेबिलिटी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एक्सपोजर कि ये जो कंडीशन हुई वो किसकी वजह से हुई। आइडेंटिफाई द सोर्स, एटियोलॉजी फाइंड आउट करेंगे। भाई ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलीमिया शॉक हुआ है, या इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक हुआ है, या एलर्जी की वजह से जो है हमारे पास में एनाफाइलेटिक शॉक हुआ है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हुआ है, या फिर हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हुआ, मतलब किसकी वजह से शॉक हुआ उसका हम एक्सपोजर देखेंगे। तो ये हमारे पास में मैनेजमेंट हो गया, जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करेंगे। अब 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। स्पेसिफिक मैनेजमेंट सबका हम फटाफट जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइप, टाइप के अनुसार जो है वो हम चलेंगे। जैसे हाइपोवोलीमिक शॉक, अब आप सोचिए क्या हो सकता है हाइपोवोलीमिक शॉक में। भाई किसी चीज को रटो मत, अब आपके सामने सारी चीजें। भाई हाइपोवोलीमिया किसकी वजह से हुआ, ब्लीडिंग कंट्रोल क्यों है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करो, फ्लूइड लॉस हुआ है तो आप फ्लूइड प्रॉपर मेंटेन करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो, आईवी फ्लूइड दो, मॉनिटर वो जो है वो यूरिन आउटपुट करो, अगर हमारे पास में वोमिटिंग डायरिया है तो उसको कंट्रोल करो। मतलब जो जो चीजें जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल कर लो, बात खत्म। यही तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल ब्लीडिंग। हाइपोवोलीमिया शॉक बेसिकली जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग की वजह से भी होता है, तो उसमें हम जो हो प्रेशर अप्लाई करेंगे। मान लो कहीं पे ब्लीड हो रहा है तो हम प्रेशर बैंडेज लगा के उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे, और सर्जरी करेंगे अगर हमें जरूरत हो। नॉर्मल तरीके से अगर ब्लड कंट्रोल हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज हम सर्जरी के द्वारा उसको रोकेंगे। आईवी फ्लूइड देंगे जिसमें हम क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन देंगे, जैसे नॉर्मल सलाइन, रिंगल लैक्टेज, वो सारी चीजें देंगे। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हमें जरूरत पड़ी तो, हैमरेज ज्यादा हो गया और ऐसी कंडीशन आ गई कि बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोवोलीमिया की कंडीशन आ गई है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे, और यूरिन आउटपुट को जो है वो मॉनिटर करेंगे। तो एग्जैक्ट मॉनिटर के लिए हम जो है वो उसमें फोलिश कैथेटर लगा देंगे ताकि एग्जैक्ट यूरिन आउटपुट हो सके, क्योंकि ऐसे तो जो है वो प्रॉपर आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे पास में मैनेजमेंट है, दैट इज कॉल्ड हाइपोवोलीमिया शॉक के। किसके दोस्तों, ये सारे के सारे मैनेजमेंट आएंगे हमारे पास में हाइपोवोलीमिया शॉक के। मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे और यूरिन आउटपुट को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है, हमारे पास में जो हार्ट है, ठीक है, जो हार्ट है वो इस तरीके से जो है वो पंप नहीं करा, दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम ऑक्सीजन देंगे एंड रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हार्ट वैसे ही पंप नहीं कर रहा, अगर आप और फ्लूइड दे दोगे तो फिर ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड होने की वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो ऑक्सीजन हम देंगे
एंड रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड करेंगे। देन उसके बाद आइनोट्रोप्स देंगे। आइनोट्रोप्स इन द सेंस वो ड्रग्स देंगे जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। आपने देखा होगा अगर हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आइनोट्रोप्स देते हैं, जैसे डोपामिन हो गया, डोब्यूटामिन हो गया, ये सारे के सारे, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारी चीजें देंगे। तो दोस्तों उसमें हम आइनोट्रोप चालू कर देते हैं, डोपामिन हो गया, डोब्यूटामिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन, वो सारी चीज करेंगे। देन उसके बाद ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, यानी कि ये कार्डियोजेनिक शोक किसकी वजह से हो रहा, उस कोज को ट्रीट करेंगे। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हुआ तो उसको हम ठीक करेंगे, तो उसमें हम रिपरफ्यूजन एरिथमिया, उसको हम ठीक करेंगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स देंगे। मतलब किसी भी चीज की वजह से, अब हमने नॉर्मल चीज तो कर दी, हमने ऑक्सीजन दे दिया, फ्लूइड को हमने रोक दिया ताकि ज्यादा लोड जो हो वो हार्ट पे ना पड़े, ये सारी चीजें करती। अब हमने आइनोट्रोप्स भी चालू कर दिए। आइनोट्रोप्स क्या करते हैं, हार्ट की जो हो वो कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। अब जो हार्ट वीक हो गया था उसकी कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ा दें। अब वो दवाइयों के कारण कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी तो बढ़ाते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में हुआ क्यों, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो मान के चलिए ऐसा कुछ हो गया जैसे कार्डियोमायोपैथी हो गया, हार्ट की वाल ही वीक हो गई, वाल बोल रहा हूं, वाल्व नहीं बोला, वाल मतलब मायोकार्डियल में या फिर पेरिकार्डियल में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो उसकी वजह से इंट्रा एरोटिक बैलून पंप भी हम लगाते हैं। इंट्रा एरोटिक बैलून पंप क्या होता है, देखो इसको थोड़ा इमेज से देखोगे तो सारी चीज पता चल जाएगी। ये हमारे पास में इंट्रा एरोटिक बैलून पंप है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास में इंट्रा एरोटिक, मैं इसको दूसरी स्लाइड में ले लेता हूं ताकि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखे। ये लो, ठीक है, इंट्रा एरोटिक बैलून पंप जो है वो हमारे पास में ये है। अब ये इंट्रा एरोटिक बैलून पंप क्या करता है, इसको ध्यान से देखिए कि हमारे पास में हार्ट वीक है, तो हार्ट वीक है तो क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में जो है वो सीधा ब्लड यहां से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में गया, देन उसके बाद आर्च ऑफ अरोटा आगे गया, तो ये आगे गया तो ये हमारे पास में पहले सिकुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये ब्लड जैसे इसको क्रॉस करेगा देन ये फूल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसमें हीलियम गैस आती है। ठीक है, हीलियम गैस से क्या होता है कि अगर रप्चर भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो, ऐसे गैस कर दोगे तो फिर हमारे पास में वैसे हम मर जाएंगे। ठीक है, गैस एम्बोलिज्म हो जाएगा और हम वैसे मर जाएंगे। तो ये हीलियम गैस आती है, वो नुकसान नहीं करती है। तो ये क्या करता है कि इसको यूं समझिए, जैसे ब्लड यहाँ पे गया तो ब्लड जाने के लिए इसको रास्ता देते हैं, छतरी टाइप से होता है। जैसे ही ब्लड आगे गया देन ये फूल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट पे लोड कम पड़ता है। तो हार्ट वैसे भी हमारे पास में कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट पे लोड हमें कम पटकना है, तो इंट्रा एरोटिक बैलून पंप ही जो है वो उसके द्वारा भी हम इसका लोड कम कर सकते हैं। ये हम करेंगे कार्डियोजेनिक शॉक में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सेप्टिक शॉक में। अब सेप्टिक शॉक में क्या करेंगे, आपको पता ही है, सेप्टिक शॉक जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अर्ली ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, विद इन आवरली जो है वो देंगे। क्यों, क्योंकि सेप्टिक शॉक हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, तो हम जो है वो क्या करेंगे दोस्तों, उसको हाईली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो देंगे। देन उसके बाद एग्रेसिव आईवी फ्लूइड देंगे, 30 ml पर केजी क्रिस्टलोइड बोलस हम देंगे। वे हम एंटीबायोटिक तो दे रहे हैं, फ्लूइड भी हम देंगे। वेसो प्रेशर देंगे, जैसे नॉर एपिनेफ्रिन फर्स्ट चॉइस होती है, ध्यान रखना। ठीक है, सेप्टिक शॉक में वेसो प्रेशर के रूप में हमारे पास में नॉर एपिनेफ्रिन होती है। ठीक है, एंड उसके बाद सोर्स को हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि कोई ड्रेन एब्सिस हो गया या किसी की वजह से जो है वो इन्फेक्शन होगा, कोई डिवाइस लगी हुई है, इन्फेक्टेड डिवाइस, जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल लाइन लगती है तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से बंदा शॉक में चला जाता है। तो कोई भी ड्रेन लगा हुआ है या कोई कैथेटर लगा हुआ है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी चीज अंदर लगी हो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस सोर्स को हम कंट्रोल करेंगे एंड उसको जो है वो ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, सेप्टिक शॉक के अंदर सबसे पहले हमने एंटीबायोटिक थेरेपी दी, देन उसको फ्लूइड दिया, वेसो प्रेशर दिया, और जिसकी वजह से शॉक हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल लाइन डलती है या जो हमारे पास में जुगुलर वेन कैथेटर डलता है, उसकी वजह से शॉक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो उस सोर्स को हम पता लगाएंगे और उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक में हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी एलर्जीज की वजह से हो रहा है तो इसमें हम एपिनेफ्रिन देते हैं, आईएम देते हैं, 0.3 से लेके 0.5 mg दिया जाता है और रिपीट करते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज हम इसमें जो है वो एडीआर देते हैं। ठीक है, हालांकि वही हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन दैट इज कॉल्ड एडीआर, तो कंफ्यूज नहीं होना। आजकल जो है वो एडीआर, मैंने शुरू में आपको एडीआर बताया था, जब इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको एडीआर बताया था। तो दोस्तों एडीआर एड्रेनलिन, ठीक है,
एड्रेनलिन बोल दो या एपिनेफ्रिन बोल दो, और नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन दोनों एक ही चीज है। तो आजकल एग्जाम में जो है वो एडीआर नहीं दिया था, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूं, ठीक है, एपिनेफ्रिन दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही हम एपिनेफ्रिन कहते हैं। तो ये देते हैं। अब देखो कंफ्यूज कर दिया, एपिनेफ्रिन बता देगा, एपिनेफ्रिन बता देगा तो बच्चे कंफ्यूज आएंगे कि सर ने तो एडीआर एड्रेनलिन बताया था। अरे तो एड्रेनलिन एडीआर एड्रेनलिन दैट इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन दैट इज कॉल्ड नॉर एपिनेफ्रिन, तो वो देते हैं। देन उसके साथ साथ ऑक्सीजन और एयरवे सपोर्ट दिया जाता है, आईवी फ्लूइड दिया जाता है फॉर हाइपोटेंशन के लिए, एंड एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, उसमें हम एपिनेफ्रिन तो देंगे ही देंगे, लेकिन और भी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हम देते हैं, जिसमें हमारे पास में बेसिकली आता है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो हमारे पास में चॉइस पे आ जाता है। देन उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर, ये सारी चीजें देंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम डेक्सामेथाजोन वगैरह जो है वो देते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं दोस्तों एनाफाइलेटिक शोक के लिए, ठीक है। मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी जा रही है लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूरोजेनिक शोक। न्यूरोजेनिक इन द सेंस कि जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं वही प्रॉपर नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आईवी फ्लूइड, वेसोप्रेशर देते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन एंड फेनिलफ्रेनिन देते हैं, एट्रोपिन दिया जाता है ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में। आपको भी पता है जब हमारे पास में हार्ट रेट डिक्रीज होती है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन कौन सी होती है दोस्तों ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होती है हार्ट रेट अगर हमारे पास में लेस देन 60 बीट्स पर मिनट होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। और एट्रोपिन दिया जाता है, स्पेशली डॉक्टर भी लिखता है, 60 पे तो हम नहीं देते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है वो 50 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है तो फिर हम एट्रोपिन देते हैं, वो हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। एंड मेंटेन स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, स्पाइनल इंजुरी है तो फिर स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, क्योंकि बेसिकली न्यूरोजेनिक शॉक क्यों होता है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारे पास में ये जो नर्व है ये कंप्रेस हो जाती है और इसकी वजह से आती है। तो हमने इटियोलॉजी में भी वहां पे देखा था कि स्पाइनल इंजुरी की वजह से जो है वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। तो स्पाइनल अगर इंजुरी है तो उसको इमोबिलाइज रखते हैं ताकि ज्यादा इंजुरी ना हो और न्यूरोजेनिक शॉक आगे ना बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नाम से पता चला ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो मैम अब एक ही चीज करना, रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन, जिस किसी की वजह से हमारे पास में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको हम करते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा, जैसे कार्डियक टिम्पेनोड है, कार्डियक टिम्पेनोड मैंने आपको बता देता, ये हमारे पास में हार्ट है, ये मैंने आपको बता देता, ये हमारे पास में हार्ट है, और ये इसके चारों तरफ जो है वो हमारे पास में पेरिकार्डियल जो है वो फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक है। तो ये ज्यादा हो जाता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक टिम्पेनोड। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, पेरिकार्डियोसिंथेसिस करते हैं। पेरिकार्डियोसिंथेसिस इन द सेंस कि यहाँ पे नीडल लगा के इस फ्लूइड को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियोसिंथेसिस। जैसे थोरासिंथेसिस होता है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी से निकालते हैं, ठीक है। देन ऐसे हमारे पास में पेरी मतलब आउटर, कार्डियो मतलब बाहर वाली लेयर, ठीक है, वहां से फ्लूइड निकालना, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियोसिंथेसिस। तो कार्डियक टिम्पेनोड, भाई हम ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर रहे हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन कार्डियक टिम्पेनोड की वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हुआ है तो हम पेरिकार्डियोसिंथेसिस करेंगे। देन उसके बाद टेंशन निमोथोरेक्स की वजह से होता है तो निडल डिकम्प्रेशन देते हैं, चेस्ट ट्यूब डालते हैं। ऑलरेडी मैंने जो है वो न्यूमोथोरेक्स आपको पढ़ा रखा है, आईसीडी मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर पढ़ा रखी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूमोथोरेक्स हो गया, न्यूमोथोरेक्स क्या होता है दोस्तों, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है, एयर का एक्यूमुलेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। तीन चीजें होती है, एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स, ऑलरेडी क्लास बहुत बढ़ गई है लेकिन क्या करें, न्यूमोथोरेक्स, एक होता है हाइड्रोथोरेक्स, और एक होता है हमारे पास में हीमोथोरेक्स, ठीक है। ये चीजें क्या होती है इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों न्यूमोथोरेक्स होता है हमारे पास में जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर एयर प्रेजेंट होना, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स किसके क्या कहेंगे, थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे पास में अगर वाटर प्रेजेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथोरेक्स। और हीमोथोरेक्स किसको कहेंगे दोस्तों, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है वो हमारे पास में ब्लड एक्यूमुलेशन जाए, दैट इज कॉल्ड हीमोथोरेक्स। फटाफट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बहुत लंबी क्लास हो गई है, ठीक है। तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया तो हम क्या करेंगे, नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे, नीडल डाल के जो है वो एयर को बाहर निकालेंगे एंड चेस्ट ट्यूब डालेंगे। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा तो थ्रोम्बोलाइसिस, ड्रग्स देते हैं जो ताकि उसको जो है वो लाइसिस को खत्म, और एंटीकोगुलेंट देते हैं जिसमें हमारे पास में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में जो है वो हिपेरिन आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज करते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं एंड
एंटीकोगुलेंट देते हैं। ये हो गया हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्टिव मैनेजमेंट। फटाफट हम नर्सिंग मैनेजमेंट ले लेते हैं, देन उसके बाद इस टॉपिक को जो है वो हम समरी करके फिनिश करेंगे। तो दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो आपको करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो उसमें हमारे पास में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, यूरिन आउटपुट देखना है क्योंकि जरूरी है, ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है, मेंटल स्टेटस देखना है। तो वाइटल साइन में आपको पता ही है दोस्तों, वाइटल साइन में हम बीपी देखते हैं, हार्ट रेट देखते हैं, ठीक है, एसपीओ2 वगैरह देखते हैं, ये सारी चीज़ देखें। यूरिन आउटपुट देखें बिल्कुल, ठीक है, कितना टिश्यू परफ्यूजन हुआ, वो सारी चीज़ें। ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑलरेडी एसपीओ2 जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। मेंटल स्टेटस क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास में डिक्रीज जो है वो ब्लड सप्लाई हो जाएगी ब्रेन के अंदर, तो हमारे पास में मेंटल स्टेटस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे। देन उसके बाद अगर कोई क्लाइंट जो है वो हमारे पास में शॉक की कंडीशन है, तो उसमें हम पोजीशन कौन सी देंगे, तो दोस्तों सुपाइन पोजीशन देंगे एंड लेग एलिवेटेड टिंडलबर्ग पोजीशन देंगे अंटिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूली बच्चे, ये ट्रेनिंग बहुत बार दी जाती है, स्कूली बच्चे होते हैं, पानी वगैरह ज़्यादा जो है वो पीते नहीं हैं, उनके अंदर हाइपोवोलिमिक शॉक हो जाता है। तो हाइपोवोलिमिक शॉक को ट्रीट करने के लिए बढ़िया सा मैनेजमेंट है, उसकी टांगों को ऊपर कर दो, सीधा सा। तो दोस्तों टिंडलबर्ग पोजीशन दी जाती है, टिंडलबर्ग पोजीशन भी मैंने आपको करवा रखी है। ये जैसे हमारे पास में बेड है, ठीक है, अगर बेड में इस तरीके से बेड कर दिया जाए, ठीक है, ये इधर सर है और इधर पैर है, तो पैरों को अगर ऊपर कर दिया जाए दैट इज कॉल्ड टिंडलबर्ग पोजीशन है। तो टिंडलबर्ग पोजीशन जो है वो दे देते हैं जब तक कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो हम टिंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे, अदरवाइज सुपाइन या लेग एलिवेटेड पोजीशन देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे पास में हार्ट तक पहुंचे और हाइपोवोलीमिया की कंडीशन ना आए। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेन आईवीएसएस। आईवीएसएस को मेंटेन करते हैं जिसमें हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लूइड हम करेंगे, ठीक है, ताकि मेडिकेशन देने में हमें आसानी रहे। तो आईवीएसएस बहुत प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है छोटे बोर का कैनुला जो है वो हमने लगा रखा है, तो जितने बड़े बोर का कैनुला है वो हम लगा के रखेंगे, क्योंकि हमें फ्लूइड भी देना पड़ सकता है, मेडिसिन भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली। शॉक की कंडीशन आती है, सडनली पेशेंट जो हो अनकॉन्शियस टाइप से हो जाता है, तो हर कोई घबरा जाता है, ठीक है, और घबरा ही जाएंगे। मान लो कोई रास्ते में चल रहा है, सडनली चक्कर आ गया, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, चक्कर आ गए, चक्कर खाते गिर गया, तो हम भी घबरा जाएंगे, ठीक है। तो इमोशनल सपोर्ट देंगे उसको, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देंगे उसको भी, अगर वो मान लो कॉन्शियस है, या फिर उसकी फैमिली को जो है वो हम इमोशनल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, स्पेशली इन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक की कंडीशन है तो हम स्ट्रिक्टली जो है वो एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे। अगर हम कैनुलेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो जो है वो इस एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि पहले ही उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ चेंजेस। कोई भी चीजों में चेंजेस आ रहा है, हार्ट रेट में आ रहा है, मेंटल स्टेटस में चेंजेस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सारी चीजें हमें डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। फटाफट इसकी समरी कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि समरी में हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ हमने जो है वो क्लियर कर रखी है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, शॉक इज ए मेडिकल इमरजेंसी विथ डिफरेंट टाइप। शॉक जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी है, जो कि डिफरेंट टाइप की होते हैं। कौन कौन से, हाइपोवोलेमिक शॉक, बताइए वॉल्यूम कम हो जाएगा उसकी वजह से। कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट सही तरीके से पंप नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड। ये 3 टाइप के होते हैं, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। सेप्टिक शॉक इन द सेंस इन्फेक्शन की वजह से, एनाफाइलेटिक शॉक किसी भी ड्रग्स रिएक्शन एलर्जिक उसकी वजह से, न्यूरोजेनिक शॉक उसको जो सिंपैथेटिक सप्लाई हो रही है वो गड़बड़ होगी, दैट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक शॉक। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो शॉक जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, और ये बेसिकली जो है वो 4 टाइप की होती है, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के 3 टाइप हैं, सेप्टिक, एनाफाइलेटिक, न्यूरोजेनिक। वहां पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव में याद न रहे तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, सेप्टिक, एनाफाइलेटिक, न्यूरोजेनिक, वैसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। देन मैनेजमेंट फोकस ऑन रीस्टोरिंग परफ्यूजन, सपोर्टिंग वाइटल ऑर्गन्स, ट्रीटिंग द अंडरलाइन कोजेज विथ फ्लूइड, वेसोप्रेशर, ऑक्सीजन एंड डेफिनेटिव इंटरवेंशन। मैनेजमेंट हमें किस पे फोकस करना है दोस्तों, रीस्टोरेट परफ्यूजन पे। परफ्यूजन को हम वापस से रीस्टोर कैसे कर सकते हैं उस पे फोकस होना चाहिए। देन वाइटल ऑर्गन्स है, उसको सही तरीके से जो है वो सप्लाई मिले, उस पे होना चाहिए। और हमारे पास में जो जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो ट्रीट हमारे पास में उसके कोजेज के आधार पे, हाइपोवोलेमिया है
को शौक है तो उसको हम ट्रीट करेंगे, सेप्टिक शौक है तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, देन एनाफाइलेटिक है तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कैसे वेसो प्रेशर, ऑक्सीजन एंड डेफिनेटिव इंटरवेंशन जो है वो हम करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको ठीक करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हमारे पास में फिनिश होती है। ऑफलाइन में तो क्या होता है दोस्तों कि बच्चे हमारे सामने होते हैं, तो फीडबैक हम आसानी से ले सकते हैं, क्लास कैसे लगी या कैसी नहीं लगी वो सारी चीज़ें। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में तो हमारे पास में फीडबैक का एक ही जरिया होता है, वो होता है आपके कमेंट। तो ईमानदारी से आप इसमें रेटिंग दीजिए, आप बताइए कि किस लेवल की लगेगी, आप पॉइंट दीजिए। जैसे मान लो मैं 5 स्टार रेटिंग दे रहा हूँ अपनी क्लास को, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छी नहीं लगी तो 1 स्टार दीजिए, 2 स्टार दीजिए, वो सारी चीज़ें बोल सकते हो। क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट बहुत जो है वो हमारे पास में काम में आते हैं, साथ के साथ आगे क्लास को किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें भी काम में आते हैं। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो भी उसको बताइए, बट कमेंट जरूर कीजिए। जो भी आपका, हम आपसे कोई किडनी नहीं मांग रहे, कमेंट मांग रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया लगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास के बारे में। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।